बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 डिस्कस करेंगे। इसमें जनरली हम जो क्वेश्चन सेशन एंडिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन कवर करें। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो हम परमुटेशन की बात करेंगे, परमुटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो परमुटेशन में सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी, और हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करेंगे तो कितने तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एक ऑर्डर इस तरह से ले सकते हैं कि इस डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, उसके बाद ट्रायंगल बीसी, ट्रायंगल बीसीए एंड ट्रायंगल सीएबी। ओके, ट्रायंगल सीएबी इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा, अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल एसीबी एंड ट्रायंगल सीबीए एंड ट्रायंगल बीएसी। इस तरह से हम इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन चीज है वो ऑर्डर, मतलब कि डायरेक्शन। ओके, हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, तो इस केस में जो एक ही ट्रायंगल है उसके इस तरह से 6 नाम है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन क्या है, जिसमें हम ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। ठीक है, डज नॉट मैटर। तो इस केस में क्या है कि इस जो ट्रायंगल है उसका नेमिंग करेंगे तो उसमें एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो ये जो 6 ट्रायंगल के नाम दिए हुए हैं ये अल्टीमेटली एक ही ट्रायंगल के नाम है। तो परमुटेशन अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो उसके हिसाब से ट्रायंगल है वो एबीसी है। ठीक है, जैसे हम कोई क्वेश्चंस करते हैं नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स का क्वेश्चन करते हैं, नंबर्स का। मान लीजिए आपको नंबर दिए हैं 1 2 3 और आपसे बोला जाता है कि 1 2 3 से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 बन सकता है, 1 3 2 भी बन सकता है, 1 2 1 3 भी बन सकता है, 3 1 2 भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर अगर हम 1 को 2 को हम यहाँ लिख दें, 1 को यहाँ लिख दें तो डिफरेंट नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा, समझ में आएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे कोई कमिटी की बात करते हैं, कमिटी की बात करेंगे तो इस केस में आप देख सकते हैं, मान लीजिए 2 पर्सन है। ठीक है, मोहन है और सोहन है, सोहन है और से सचिन है। ठीक है, तीनों को जो है वो कमिटी में हमें लेके आना है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोहन है, सोहन है और सचिन है, ठीक है, वो एक ही कमेटी में हो सकते हैं। अब वो उनका जो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है कि पहले मोहन को ले ले, फिर सोहन को ले ले, फिर सचिन को ले ले, या फिर सचिन को ले ले, फिर सोहन को ले ले, फिर मोहन को ले ले, या फिर सोहन को पहले ले, फिर बाद में मोहन को और फिर बाद में सचिन को। ठीक है, तो अल्टीमेटली आएंगे तो कमेटी के अंदर ही है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, डज नॉट मैटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब भी इस तरह कमेटी के क्वेश्चंस आते हैं कमेटी वाले, तो उसमें हमेशा जो है आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये चीज है। तो परमुटेशन क्या है, जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन क्या है, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, एक सिंपल से तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ठीक है, या बॉम्बे में हूँ, या फिर देहरादून में हूँ। ठीक है, देहरादून में हूँ। ओके, एक सिंपल से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ पटना में हूँ। ठीक है, पटना है और पटना से मुझे जो है मान लीजिए यहाँ पे कहाँ जाना है, पटना से लेके मुझे आगरा जाना है। ठीक है, आगरा, तो आगरा और आगरा से मुझे जाना है, सपोज कीजिए कहाँ पे जाना है, दिल्ली जाना है। ठीक है, दिल्ली
दिल्ली जाना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि पटना से आगरा जाने के लिए मेरी मान लीजिए 3 बसेस हैं, एक बस 1 जाती है, बस 2 जाती है और बस 3 जाती है, ठीक है। मान लीजिए पटना से आगरा जाने के लिए सिर्फ बस ही अवेलेबल है और कोई साधन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पटना से है, पटना से आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली मान लीजिए ट्रेन से जाता हूँ, ट्रेन 1 और मान लीजिए ट्रेन 2 और यहाँ पे ट्रेन 3, ठीक है। और यहाँ से जो है ट्रेन 4, 4 ट्रेन जाती है। तो मैं पटना से दिल्ली जाना है मुझको, तो मैं पटना से आगरा होते हुए दिल्ली कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आते सिर्फ बसेस चलती हैं और यहाँ से आते सिर्फ ट्रेन चलती हैं। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पटना से दिल्ली जाने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट बस कंसीडर करता हूँ, पहली बस से जाता हूँ और फिर मैं फर्स्ट ट्रेन से जाता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हो सकता है कि यहाँ मैं फर्स्ट बस से जाऊँ, फिर सेकंड ट्रेन से, फर्स्ट बस से, थर्ड ट्रेन से और फर्स्ट बस से फोर्थ ट्रेन से, ठीक है, इस तरह हो सकता है। फर्स्ट केस में दूसरा क्या बनेगा हमारा, दूसरा बनेगा कि मैं सेकंड बस लेता हूँ, फर्स्ट ट्रेन, सेकंड बस, सेकंड ट्रेन, सेकंड बस, थर्ड ट्रेन एंड सेकंड बस एंड फोर्थ ट्रेन, ठीक है, ये हो सकता है वेज। और हो सकता है कि मैं थर्ड बस लूं, फर्स्ट ट्रेन, थर्ड बस, सेकंड ट्रेन, थर्ड बस एंड थर्ड ट्रेन एंड थर्ड बस, फोर्थ ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह से मैं टोटल 4 वेज, 4 into 3 मतलब कि टोटल 12 वेज से मैं पटना से दिल्ली जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक जनरल आइडिया हो गया। तो इसी को अगर हम सिंपल वे में करेंगे तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कहने का मतलब है कि पटना से आगरा जाने के लिए मेरे पास 3 वेज है और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के मेरे 4 वेज है। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज जो है वो ये देखना है कि फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाने कितने वेज हैं, इट इज 3 और सेकंड से थर्ड पे जाने कितने हैं 4, टोटल जो कितने 12 वेज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, समझ में आ गया, ये है। अब इसी को क्वेश्चन को देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये नंबर्स हैं, ओके। मान लीजिए हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि विथ रिपीटिशन होता है, विथ रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन एंड सेकंड इज विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, ये हो सकता है। तो फर्स्ट केस में जो है विथ रिपीटिशन होगा, तो यहाँ जो फर्स्ट प्लेस है कि कितने तरीके से भरा जा सकता है, यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट हैं, तो पांचों में से हम 5 में से कोई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम कोई भी डिजिट सेलेक्ट करेंगे वापस जाएगा, विथ रिपीटिशन है तो फिर से 5 हो जाएंगे, तो फिर 5 हम कोई भी फिल कर सकते हैं सेकंड प्लेस को, फिर से वो डिजिट में जाएगा तो फिर 5 हो जाएंगे, तो फिर से जो है वो 5 तरीके से भरा जा सकता है। कहने का मतलब है कि 5 into 5 into 5, ठीक है, इट इज 125। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज जो है वो 125 हो जाएंगे इन 3 बॉक्स को भरने का, ठीक है। इसी तरह से अगर विदाउट रिपीटिशन है, अगर हमें 3 बॉक्स भरने हैं, ठीक है, तो हमारे पास शुरुआत में कितने वेज हो सकते हैं, 5 वेज होंगे, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है। 5 में से कोई एक नंबर भरा जाएगा, तो यहाँ पे 5 में से कोई एक नंबर भरेंगे तो 5 वेज से भरा जा सकता है, ठीक है। अब एक नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी हो सकता है कि 2 हो सकता है 3 हो, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो बचेंगे कितने, 4 बचेंगे। अब 4 बचेंगे और सेकंड प्लेस हमको फिल करना है, तो इसको कितने तरीके से भर सकता है, 4 वेज से। तो 2 नंबर सेलेक्ट हो गए, दोनों नंबर वो नहीं आएंगे, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, तो अब कितने बचे, 3 बचे, ठीक है, तो ये 3 वेज से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज जो है वो 5 into 4 into 3, सो इट इज 60, ठीक है, 60 वेज हो जाएगा। तो इस तरह से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एप्लीकेशन है, ओके। Permutation when objects are distinct, okay. B is when objects are repeated,
क्वेश्चन है, कोई नंबर है, मान लीजिए कि कोई वर्ड है रेल, ठीक है, RAIL। अब यहाँ पे चार लेटर्स हैं RAI और L, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो चारों के चारों लेटर्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम चारों को सिलेक्ट करके हमें वर्ड्स बनाना है, ठीक है, तो कितने वेज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चार को सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी 4 फैक्टोरियल, ओके, 4 फैक्टोरियल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 लेटर्स हैं और P4 परम्यूटेशन होता है और चारों के चारों लेटर को सिलेक्ट करके इसको नंबर ऑफ वेज बताएंगे। तो इस तरह से P4 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये है, तो इसका जनरली जो फॉर्मूला होता है दैट इज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल, सिंपल करके इसे लिखेंगे तो n PR, ओके। PR इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ठीक है। हो सकता है कि हम सारे सिलेक्ट करें, हो सकता है कि हम कुछ सिलेक्ट कर लें उसमें से, तो जो कुछ हमने सिलेक्ट किया है वो R है, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस R, इसके इक्वल होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 4, सो इट इज फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 जो है 1 होता है, तो इसका अल्टीमेट आंसर जो है फैक्टोरियल 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार लेटर्स हैं इसमें फैक्टोरियल 4 का मतलब है सबसे पहले 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरह से। मतलब कि जो भी किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होता है n into n minus 1 into n minus 2 and so on into 1 तक जाएंगे। अगर फैक्टोरियल 5 हमको फाइंड करना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसे लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 120, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे रेट को अरेंज करेंगे, मान लीजिए ये एक तो वर्ड यही बन गया RAIL बन जाएगा, दूसरा हमारा सकता है कि RIAL बन सकता है, हो सकता है RLAI हो सकता है कि RRAAI हो सकता है। तो इस तरह से जो लेटर्स बनेंगे दैट विल बी 24 वर्ड्स बनेंगे हमारे पास, इस तरह से 24 वर्ड्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम ये तो इसका व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ये वाला केस था। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड है, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जिसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं, लेटर्स रिपीट होते हैं, मान लीजिए रूट है, ठीक है, ROOT। तो इससे हमें जो है चारों लेटर्स को सिलेक्ट करके वर्ड बनाना है, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक तो ये ROOT रूटी हो गया, ठीक है, दूसरा RTOO भी हो सकता है, ओके। थर्ड जो है TROO भी हो सकता है कि ये OROTO भी हो सकता है कि OROT भी हो सकता है। तो इस तरह से कितने लेटर्स बनेंगे ये देखना है हमको। तो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 4 लेटर्स हैं और उसको चारों को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 लेटर है वो रिपीटेड है, तो यहाँ पे जो है 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो है ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा। तो इट विल बी फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे हम फैक्टोरियल 4 और बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, ओके, डिवाइडेड बाई 2 into 1। तो ये सिंपली करके सॉल्व हो जाएगा, तो इट विल बी, ओके। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट केस में अगर सारे के सारे लेटर्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास n है, तब उस केस में जो है इसका जो परम्यूटेशन होगा, परम्यूटेशन या नंबर ऑफ वेज, परम्यूटेशन या फिर नंबर ऑफ वेज जो है नंबर ऑफ वेज जो है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज दैट इज NP n, मतलब कि फैक्टोरियल n होगा, ठीक है। इसी तरह से जब है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड केस में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तब नंबर ऑफ जो है ऑब्जेक्ट्स जो है अगर n है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, ओके।
उसमें जो है नंबर ऑफ रिपीटेड मान लीजिए 2 है या 3 है, तो उस केस में जो परमुटेशन होगा जितने भी लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उससे हमें डिवाइड कर देना है। सो इट विल बी npn डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल जो भी है r, ठीक है, जितने भी रिपीट हो रहे हैं तो उससे ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर देंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल r, सो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला derivation of formula for permutation, okay, permutation means NPR, okay, NPR, so NPR क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे NPR, ठीक है, N क्या है, R objective, number of ways selecting after selecting R objects of total n objects, ठीक है, n objects मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास n objects हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट n1 n2 n3 n4 n5 और n6 n7 और n8, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने उसमें से कोई भी पर्टिकुलरली मान लीजिए 3 सेलेक्ट कर लिए, सो यहाँ पे जो r की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल जो n जो है वो 8 में से 3 को सिलेक्ट किया है। तो हम इसको नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं तो 8pr ऐसे करके लिखा जाएगा, 8p3, ओके, 8p3 ऐसे करके लिखा जाएगा। इसको फाइनली हम सॉल्व कर देंगे इस तरह से, ओके, NPR it means that we have total objects are n and we have to select only r objects, okay। तो यहाँ पे जो है टोटल हमारे पास बॉक्स है वो r है, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड सो ऑन, rth बॉक्स, ओके, rth बॉक्स ये फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, n है, तो फर्स्ट जो बॉक्स है वो कितने तरीके से फिल हो सकता है, n वेज से हो जाएगा, सेकंड जो है कितने तरीके से होगा, n-1 क्योंकि एक कम हो जाएगा इसमें, थर्ड वाला जो है n-2 से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स, और यहाँ पे जो है ये 2 है और यहाँ पे ये थर्ड बॉक्स है। तो अगर इसी तरह से हम ये लास्ट वाला बॉक्स फिल करना है तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो 3 है और यहाँ पे जो माइनस हुआ है वो 2 है। तो हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम n-2 पे लिख सकते हैं, n-3 -1 ऐसे करके लिखा जा सकता है, जो कि r यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम n-r-1 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास एक जनरल रूल हो गया कि जो लास्ट वाला प्लेस होगा वो कितने तरीके से भरा जाएगा, वो जो है n-r-1 इस तरीके से भरा जाएगा। इट मींस दैट n-r+1, ठीक है, तो इस तरह से भरा जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हमें NPR हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट n into n-1 into n-2 and so on up to last place n-r+1 इस तरह से भरा जाएगा, ठीक है। अब हमें जो है इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करना है, तो स्टोन कॉम्बिनेशन के मैं कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये n-r है, तो इसमें से एक कम करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-r हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एक और कम करेंगे तो ये n-r-1 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में जो है वो आपका 2 into 1 इस तरह से आएगा। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से लेके इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे n-r-1 and so on into 2 into 1, ठीक है। हमने इस टर्म से जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इससे इसकी इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो n into n-1 n-2 n-3 n-4 and so on up
टू 1, तो अल्टीमेटली ये जो है n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ से n माइनस आर से स्टार्ट हो रहा है, ये n माइनस आर एक कम करेंगे, फिर n माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा, और लास्ट में जो है n टू 2 इंटू 1 होगा, तो ये इट विल बी फैक्टोरियल n माइनस आर। तो कहने का मतलब है कि npr का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल n का मतलब हमने बताया ही है कि फैक्टोरियल n का मतलब है कि n से स्टार्ट करना है, n माइनस 1 एक कम करते जाना है, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई 1 तक लिखना है। यानी का मतलब अगर फैक्टोरियल 5 करना है हमको, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज 120। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये चीज है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चन इज सपोज करो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है n8p3, सो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 3, सो इट इज फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 5, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका फाइनल आंसर आएगा। इसको हम जो है इस तरह से भी ब्रेक करके भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल और यहाँ से यहाँ तक हम इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है तो हम इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ओके। ये इज find n if np5 equals to 42 and np3 then n greater than 4, ओके। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल npr, सो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 equals to 42 into फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा n माइनस 5 एंड n माइनस 3, तो इसमें छोटा कौन सा है, छोटा इसके अंदर जो है ये है, ठीक है, छोटा ये है और बड़ा ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम जो बड़ी टर्म है उसको हम और छोटा कर सकते हैं, तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई n माइनस 3 n माइनस 4 n फैक्टोरियल n माइनस 5, ऐसे इसको एक एक कम करके लिखा जा सकता है, तो अल्टीमेटली ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो इट इज n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 और फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 42, तो 42 को हम जो है लिख सकते हैं 6 इंटू 7। अब नोट करने वाली बात है कि n माइनस 3 n माइनस 4 छोटा कौन सा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो छोटा नंबर है वो छोटे के साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये इसको लिखेंगे 7 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म बड़ी आएगी, छोटी है इधर छोटी आएगी, तो कहने का मतलब n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 6। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो अल्टीमेटली n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n माइनस 3 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, सो n इक्वल्स टू 7 प्लस 3 इट इज 10, फाइनल आंसर इसका 10 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं तो इट विल बी n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल्स टू 42, ओके। 42 मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 7n n प्लस 12 इक्वल्स टू 42, सो इट इज n स्क्वायर माइनस 7n एंड माइनस 30, ठीक है। तो 30 कितना हो जाएगा 6 10n minus 3n plus 3n minus 30 equals to 0. So it is n minus 10 plus 3n minus 10 equals to 0. Okay. So it will be n minus 10 and n plus 3 equals to 0. So n minus 10 equals to 0 and n plus 3 equals to 0. So n equals to 10 and n equals to minus 3. So which is not possible, not possible। क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए जो आंसर होगा हमारा वो 10 आ जाएगा फाइनली। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
find r if 5 times 4pr equals to 6 times 5pr minus 1। ठीक है, तो फाइनली जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्यूशन। सो इट इज 5 times 4pr equals to 6 times 5pr minus 1। So 5 times factorial 4 by factorial 4 minus r equals to 6 factorial 5 by factorial 5 minus r minus 1। ओके, ये अब इसमें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम 5 फैक्टोरियल को और रिड्यूस कर देंगे। सो इट विल 5 टाइम्स फैक्टोरियल 4 by factorial 4 minus r equals to 6 times 5 into factorial 4 divided by factorial 6 5 minus r plus 1। ओके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। So ultimately it is 1 by factorial 4 minus r equals to 6 by factorial 6 minus r। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 minus r 4 minus r बड़ा कौन सा है? अब इसलिए ये बड़ा है क्योंकि r यहाँ पे दोनों में 4 और r दोनों में सेपरेट हो रहा है, सेम नंबर सेपरेट हो रहा है, और यहाँ पे 6 बड़ा है 4 से, तो इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। तो कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 by 4 minus r factorial equals to 6 by 6 minus r, okay, and 6 minus r minus 1 means 5 minus r और factorial 4 minus r। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, is 6 minus r and 5 minus r equals to 6। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, so it is r minus 6 and r minus 5 equals to 6। So it is r square minus 11r and plus 30 equals to 6। So it will be r square minus 11r and plus 24 equals to 0। So r square minus 11r plus 24 equals to 0। So r square minus it is a 3r minus 3r and plus 24 equals to 0। So r equals to r minus 8 and minus 3 r minus 8 equals to 0। So it is r minus 3 and r minus 8 equals to 0। यहाँ देख सकते हैं कि r minus 3 equals to 0 and r minus 8 equals to 0। तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी और r की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4pr है, 4pr है, 4pr है, 4pr है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे r है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे r minus 1 है। तो हमेशा जो ये ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे ये इससे कम होता है। ठीक है, कम होता है, तो बेसिकली जो r का वैल्यू आएगा वो 4 और 5 से कम आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ओके, सो जो है r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 3 आएगा। फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ओके, is the word is start with p and end with s। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि परमुटेशन में कितने लेटर्स हैं। यहाँ पे हमें लेटर्स आ गया, टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो है वो 11 लेटर्स हैं। तो ठीक है, जिसमें वॉवेल्स जो है वो वॉवेल्स, हमें वॉवेल्स आते हैं ई यू and then it is a and then it is I then it is o। okay, so 1 2 3 4 5, so 5 vowels are there। so how many consonants are total 11 minus 1 2 3 4 5, so it is 6 factorial, so it is 6। permutation से है, So the word is permutation, permutations।
सो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टोटल लेटर्स कितने हैं। सो टोटल लेटर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total letters are 12. And how many vowels are there? Vowels are E, U, A, I and O. So it is E, U, A, I and O. So total are 5 vowels. So how many consonants are there? Consonants are, it is 12 minus 5. So it is 7. Okay. Now repeated letters. Repeated letters. How many repeated letters are there? So we have P, E and R. M, U, T. T how many times है? T 1. So it is 2 times T. Okay. 2 times T है यहाँ पे. और A जो है एक ही बार है, I जो है एक बार है, O भी एक बार है और N जो है वो एक ही बार है, ठीक है, और S भी एक ही बार है। तो यहाँ पे जो रिपीटेड लेटर है वो 2 है और वो 2 टाइम्स है। तो फर्स्ट केस में द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो बॉक्स है, टोटल जो लेटर्स है हमारे पास 12 है, ठीक है, इस तरह से T 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and last is 12. Okay, so the word start with P and end with S. So it start with P and end with S. ठीक है, ये है टोटल 12 लेटर्स है और इसमें से जो है P और S फिक्स है। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10 जो 10 बॉक्स फिल करने हैं उनमें ही ये लेटर्स आएंगे। तो P और S तो फिक्स हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास? P और S फिक्स हो गए, बाकी हमारे पास 10 बचा। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो है वो यहाँ पे 10 बचे हमारे पास और उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने? P 10, तो ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल टुगेदर। vowels are all together. Okay, so vowels are all together, so it will be, how many vowels are there? It is 5. so 5 जो vowels है वो आपस में अरेंज करेंगे और तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे? इट विल बी 7. ओके, तो यहाँ पे जो है 7 तो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, 7 कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे और जो है 5 वॉवेल्स हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स जो है वो कितने हो जाएंगे? 7 एंड वॉवेल्स कितने हो जाएंगे? वॉवेल्स जो है वो जाएंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 है, 7 का ये कॉन्सोनेंट्स हो गए और एक जो बंच होगा, ग्रुप होगा, वो एक वॉवेल्स का होगा। तो कुल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अब इसमें जो 8 फैक्टोरियल है वो आपस में अरेंज करेगा इस तरह से, ठीक है, और उसमें जो वॉवेल्स हैं वो भी आपस में अरेंज करेंगे, तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। ओके, बट देन P is 2 टाइम्स, सो यहाँ से जो 2 है वो 2 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नाउ थर्ड पार्ट इज there are always 4 letters between P and S. So how many boxes are there? Is total 12, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने? 12 है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है and there are always 4 letters between P and S. P and S के बीच में जो है वो 4 लेटर आते हैं। मान लीजिए P यहाँ पर है, so 1 2 3 4 S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर P यहाँ पे भी हो सकता है, ये P0 P1 हो गया, यहाँ भी हो सकता है P2 होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, तो जो S होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, S1 इधर भी हो सकता है, S2 इधर भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, या हो सकता है कि P हमारा इधर हो, तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे जो है S हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि P यहाँ पर भी हो, है ना, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो जाएगा S, ओके। हो सकता है कि P हमारा यहाँ पे हो, तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा S5,
हो सकता है कि P इधर हो, ठीक है, तो इट इज 1 2 3 4, तो इधर भी हो सकता है, सो इट विल बी S6, ये हो सकता है कि P इधर हो यहाँ पे, सो इट विल बी 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल जो है ये S7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल केसेस ये बनते हैं, ठीक है। तो P इधर भी हो सकता है, 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 ओके, और लास्ट जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर P यहाँ पे होगा तो S हमारा लास्ट यहाँ पे आएगा और उसके बीच में ये 4 बॉक्स खाली रहने चाहिए। तो टोटल यहाँ देख रहे हैं कि P1 P2 P3 एंड P4 P5 P6 एंड P7, तो टोटल 7 केस बनते हैं, ठीक है। 7 केस बनते हैं जब P स्टार्ट में रहता है, ठीक है। इसी तरह से उल्टा केस भी हो सकता है, शुरुआत में S आ जाए, लास्ट में P आए। उसमें पूछा है कि ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, तो P शुरुआत में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, S शुरुआत में हो सकता है, P लास्ट में हो सकता है। तो टोटल जो केसेस हो जाएंगे 2 into 7, ठीक है। टोटल 14 केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें P और S का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ वेज जो है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज देखेंगे तो यहाँ पे जो है टोटल 7 वेज हो सकता है और 2 बार होगा क्योंकि S आगे हो सकता है, P पीछे हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो अगर केस हम कंसीडर करते हैं, मान लीजिए P यहाँ पर है, ठीक है, P यहाँ पर है P1, तो 1 2 3 4, तो P S यहाँ पे हो जाएगा, S यहाँ पे हो जाएगा, तो बाकी 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि मतलब है कि P और S आएगा तब टोटल बॉक्स हमारे पास कितने खाली रहेंगे, 10 रहेंगे। तो 10 में से हमें 10 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 10 में से 10 को हम सिलेक्ट करेंगे तो 10 P 10 हो जाएगा और उसमें 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो है ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ओके। सॉल्यूशन इज इन फर्स्ट केस देयर इज नो गर्ल, ठीक है। जो टीम है उसमें कोई भी लड़की नहीं होगी और टोटल जो मेंबर है वो कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं और उसमें कोई भी लड़की नहीं है। इसका मतलब है कि 7 में से टोटली हमें बॉयज सिलेक्ट करने हैं। सो टीम हैविंग नो गर्ल, तो कितना हो जाएगा इसमें, इट इज 7 C एंड 5, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिलेक्शन का केस है इसलिए यहाँ पे C आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, ओके। तो 7C5 को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का वो NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, ये होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 5 एंड फैक्टोरियल 5, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 into 6 into फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और 2 into 1 और into फैक्टोरियल 5, तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, इट इज 7 3 जा 21, ठीक है। फाइनली आंसर सेकंड पार्ट एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो टीम जो होनी चाहिए, टीम में क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। तो मान लीजिए जो है फर्स्ट एक बॉय हो सकता है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 7 बॉय हो गया, तो बाकी जो 4 बच्चे होंगे, 4 होंगे वो गर्ल्स होंगी। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, देयर आर 4 गर्ल्स, तो 4C3 हो जाएगा, 4C4 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हो सकता है कि 2 बॉयज हो सकता है कि फिर यहाँ पे जो है गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 3 हो जाएंगी, हो सकता है कि 7 में से 3 बॉयज हो, तो यहाँ पे जो है वो 4C2 हो जाएगा प्लस जो यहाँ पे 7C4 हो जाएगा, तो ये 4C1 हो सकता है, ओके। तो एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है वो 1 गर्ल यहाँ तक केस बनेगा। तो फाइनली इसको जो हम सॉल्व कर देंगे, सो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 7C1, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा और फाइनली इसकी जो है वो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो देन इट विल बी 7
प्लस 84 एंड प्लस 210, इसका 210 आएगा एंड फाइनली इट विल बी 140। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो फाइनली इट विल बी 441। ओके, इस तरह से होगा। नाउ थर्ड इज एट लीस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड इज टीम हमें सेलेक्ट करनी है जिसमें एट लीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 3 अगर लड़कियां हैं तो 4 में से 3 तो लड़कियां होनी चाहिए, तो बाकी 7 में से क्या होनी चाहिए, 2 लड़कियां होनी चाहिए। और यहाँ पे हो सकता है कि एटलीस्ट कम से कम 3 होनी चाहिए। हो सकता है कि 3 भी हो सकता है कि 4 भी हो, ठीक है, और 5 हो नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 4 है। सो इट मे बी 4 into 7c 1। ठीक है, तो फाइनली इसको जब सॉल्व कर देंगे तो इसको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। सो फाइनली इट विल बी 84 एंड 7। ठीक है, सो इट विल बी 93। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली मोस्टली टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये फाइनल हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में वो भी आ सकते हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।